हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1 अप्रैल 2025 से रेस्टोरेंट के ऊपर का जो जीएसटी का रेट है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट होती है जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है जिसमें कोई होटल्स के रूम नहीं है। दूसरी कैटेगरी होती है कि जहाँ पे होटल्स के रूम्स हैं और वो लग्जरियस होटल है जहाँ पे 7,500 से ऊपर वाले भी रूम रहते हैं। एंड तीसरी एक कैटेगरी है जहाँ पे इकोनॉमिकल होटल है जहाँ पे 7,500 से कम वाले रूम रहते हैं। तो कौन से सेगमेंट में मार्च 2025 तक कौन सा जीएसटी का रेट था एंड अप्रैल 2025 से कौन सा जीएसटी का रेट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट। अब हम जब स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट वर्ड यूज करते हैं तो स्टैंड अलोन का मतलब है कि जो रेस्टोरेंट है उसकी खुद की कोई होटल नहीं है, हम वहां पे सिर्फ डाइनिंग के लिए जाते हैं, वहां पे स्टे की रूम की फैसिलिटी नहीं है। तो वहां पे मार्च 2025 तक 5% जीएसटी का रेट था और अप्रैल 2025 से भी 5% जीएसटी का रेट रहेगा। उसका मतलब कि रेगुलर कोई स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है वहां पे अप्रैल 2025 से जीएसटी रेट में कोई भी चेंज नहीं एप्लीकेबल है और दोनों ही केस में आईटीसी पहले भी नहीं मिलती थी और उसके बाद अभी भी नहीं मिलेंगी, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। सेकेंड, रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस। यहाँ पे जो वर्ड है स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस की डेफिनेशन मार्च 2025 तक एक दी गई थी, उसके बाद भी एक चेंज हुई है। अप्रैल 2025 से नई डेफिनेशन है, उसमें क्या चेंज है वो भी हम 5 मिनट में देखेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि रेस्टोरेंट इन स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस उसका मतलब होटल विथ रूम वैल्यू अबव 7,500 इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। उसका मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी होटल ऐसी है जिसका एक भी रूम पूरे साल में एक दिन के लिए भी अगर 7,500 से क्रॉस हुआ था, चाहे वो स्यूट रूम हो या कोई भी रूम हो, तो उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस कहा जाएगा। और उस केस में पहले 18% लगता था और अभी भी 18% लगेगा। यहां पर भी कोई चेंज नहीं है और यहां पर भी आईटीसी मिलेगी। थोड़ा सा स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस की डेफिनेशन में फर्क आया है, लेकिन अभी जो मैं उसको ले रहा हूं, जैसे पहले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वर्ड नहीं था, अभी अप्रैल 2025 से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर आया है, लेकिन आज हम 25-26 में खड़े हैं तो हम उसको स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस के हिसाब से लास्ट ईयर 24-25 का टर्नओवर हमको देखना है। उसके बेस पे हमारे करंट ईयर की रेस्टोरेंट के ऊपर की जीएसटी रेट कौन सा है वो डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, रेस्टोरेंट इन होटल विथ रूम वैल्यू अप टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अप टू 7,500 इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई ऐसी होटल है जहां पे 7,500 से ज्यादा का रूम की वैल्यू नहीं थी, मतलब एक भी दिन के लिए एक भी रूम 7,500 को क्रॉस नहीं किया था। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए उन्होंने ऑप्ट इन का एक अलग से डिक्लेरेशन है वो फाइल किया है। ऑप्ट इन का अलग से डिक्लेरेशन फाइल किया है तो 18% अभी लगेगा और लास्ट ईयर तक 5% लगता था। तो यहां पर सिग्निफिकेंट चेंज है कि पहले 5% था और अभी 18% जीएसटी रेट लगेगा। पहले आईटीसी नहीं मिलती थी, अब आईटीसी मिलेगी। कौन सा डिक्लेरेशन है, कौन से टाइम पीरियड तक फाइल करना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसको देखेंगे। और अगर ऐसी कोई रेस्टोरेंट है जो ऑप्ट इन का डिक्लेरेशन फाइल नहीं करती है तो पहले भी उसमें 5% लगता था, अब भी 5% लगेगा। देयर इज नो चेंज। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये वाली कैटेगरी है जो चेंज की गई है। लास्ट, रेस्टोरेंट इन न्यूली रजिस्टर्ड होटल। फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ही एक नई होटल स्टार्ट हुई है और उसके अंदर की जो रेस्टोरेंट है तो उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो 7 स्टार 5 स्टार हो, उसके सारे रूम 7,500 से ऊपर हो, कुछ रूम 7,500 से ऊपर हो या सारे रूम 7,500 से नीचे भी हो। तो यहाँ पे हमको ये नहीं देखना है कि कौन से लेवल की रेस्टोरेंट है, कौन से लेवल की होटल है। जब नई होटल स्टार्ट होती है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर तो उसमें अगर आप ऑप्ट इन डिक्लेरेशन अगर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट के 15 दिन के अंदर फाइल कर देते हो तो आपको 18% में जाना है, उसमें आईटीसी मिलेगी। और अगर आप वो फाइल नहीं करते हो तो आपको 5% में पे करना है, चाहे वो 7 स्टार लग्जरियस होटल ही क्यों ना हो। तो ये जो पूरा टेबल है, ये पूरी कुंडली है कि आपकी स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है तो कुछ चेंज नहीं है उसके अंदर। अगर आपके लग्जरियस होटल है जहां पे 7,500 से ज्यादा रूम है तो बाय डिफॉल्ट आप 18% में पहले भी थे, अब भी 18% में ही रहोगे। 7,500 से कम वाली आपकी होटल है तो उसके अंदर
आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप 5 से लेकर 18 तक जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा सकते हो। और लास्ट जो है वो नई होटल्स के लिए है। अभी हम इसमें देखेंगे कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, उसमें क्या चेंज आया है। तो उसकी जो बेस लाइन है वो मैंने यहाँ रखी है कि मार्च 2025 तक उसकी डेफिनेशन क्या थी। तो मार्च 2025 तक यहाँ पे वर्ड था प्रीमाइसेस प्रोवाइडिंग होटल अकोमोडेशन विथ डिक्लेयर्ड टैरिफ वर्ड। डिक्लेयर्ड टैरिफ वर्ड यूज किया गया था। और अप्रैल 2025 डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट अबव 7,500 पर यूनिट पर डे, ये मार्च 2025 तक की डेफिनेशन थी जो अप्रैल 2025 से रिप्लेस हो गई है। और उसके अंदर ऐसा कहा गया प्रीमाइसेस सेटिस्फाइंग एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये तीन में से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस गिने जाओगे। फर्स्ट, रूम वैल्यू, यहाँ पे टैरिफ वर्ड नहीं है, रूम वैल्यू ऑफ एनी यूनिट अबव 7,500 पर डे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। उसका मतलब कि अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एक भी दिन के लिए एक भी रूम 7,500 से क्रॉस किया है तो आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हो। सेकेंड, ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फाइल टू डिक्लेयर प्रीमाइसेस एज स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। तो अगर कोई होटल जिसके अंदर रेस्टोरेंट है और वो होटल का एक भी रूम 7,500 को क्रॉस नहीं किया है लास्ट ईयर, फिर भी उनके पास ऑप्शन है कि वो ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फाइल करे और वो 18% में जा सकता है और स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में वो क्वालिफाई हो सकते हैं। द थर्ड, पर्सन अप्लाइंग फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फाइल्स एंड ऑप्ट इन डिक्लेरेशन, ये नए रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो अब यहाँ पे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में 3 क्राइटेरिया है। एक, अगर लास्ट ईयर में आपके रूम 7,500 से क्रॉस किए हैं तो बाय डिफॉल्ट आप स्पेसिफाइड में हो। अगर 7,500 को क्रॉस नहीं किया है लेकिन आप डिक्लेरेशन फाइल करते हो फिर भी आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में हो। और अगर आप नए रजिस्ट्रेंट्स हो, मतलब नया रजिस्ट्रेशन लिया है और आप रजिस्ट्रेशन लेने के एक्नॉलेजमेंट के 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो भी आप स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस हो। और ये तीनों केस में 5% जीएसटी नहीं लगेगा, 18% जीएसटी लगेगा और आईटीसी मिलेगी। नेक्स्ट, ये डिक्लेरेशन टेबल है। डिक्लेरेशन टाइप कौन सा है, फॉर्म टाइप क्या है, एप्लीकेबिलिटी एंड फाइलिंग टाइमलाइन। तो यहां पे हम देखेंगे कि जैसे फर्स्ट है एनेक्सर 8। फर्स्ट जो है वो एनेक्सर 8। अब ये जो एनेक्सर क्या है, तो ये ऑप्ट इन डिक्लेरेशन है और किसके लिए, होटल्स विशेस टू बी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। जो 7,500 से ऊपर वाले होटल्स है वो तो बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे, उनको डिक्लेरेशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो होटल 7,500 से कम वाले हैं, जिसके रूम के 7,500 से कम है, वो डिक्लेरेशन फाइल करके स्पेसिफाइड प्रीमाइस में क्वालिफाई हो सकते हैं। और उसके लिए लास्ट ईयर मतलब 25-26 में अगर उनको स्पेसिफाइड प्रीमाइस में क्वालिफाई होना है तो 24-25 से जनवरी से मार्च में डिक्लेरेशन फाइल कर देना है एनेक्सर 8 के अंदर। और फिर अप्रैल 2025 से 18% लगेगा जीएसटी रेस्टोरेंट के ऊपर और आईटीसी भी मिलेगी। नेक्स्ट एनेक्सर इज एनेक्सर 8, वो भी ऑप्ट इन डिक्लेरेशन है लेकिन ये न्यू होटल के लिए है जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 में जो नई स्टार्ट हो रही है और वो रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट के 15 दिन के अंदर आपको फाइल कर देना है। नेक्स्ट, 25-26 में कोई होटल चली गई और उनको लगा कि नहीं ये ऑप्ट इन करके हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, 18% कस्टमर को ज्यादा लग रहा है और आईटीसी कुछ ही मिल रही है हमको, तो फिर तो 5% में जाना एडवाइजेबल था। तो क्या एक बार ये स्कीम में चले गए तो हम बाहर निकल सकते हैं? डेफिनेटली निकल सकते हैं। और उसके लिए है एनेक्सर 9 जो ऑप्ट आउट के लिए है और उसको भी आपको फाइनेंशियल स्टार्ट होने के 3 महीने पहले जनवरी से लेकर 31 मार्च तक आपको फाइल कर देना है। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस हम लेंगे जो नॉर्मली लोगों को रहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, डू आई नीड टू फाइल एनी डिक्लेरेशन इफ माय होटल चार्ज अबव 7,500 फॉर रूम्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये हमने वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मेरा रूम 7,500 को क्रॉस कर रहा था, तो वैसे तो मैं बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में फॉलो हो जाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिक्लेरेशन फाइल करना है। तो आंसर इज नो, यहाँ पे डिक्लेरेशन फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो होटल 7,500 से कम वैल्यू वाले हैं और उसको 18% में जाना है रेस्टोरेंट के रेट के लिए और आईटीसी लेनी है, वही उनको ही सिर्फ डिक्लेरेशन फाइल करना है, या फिर जो नए रजिस्ट्रेशंस है अगर वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो उनको करना है। सेकेंड क्वेश्चन, वंस आई फाइल अ डिक्लेरेशन डू आई नीड टू रिन्यू इट एनुअली, एवरी ईयर क्या मुझे इसको रिन्यू करना है? तो 27 मार्च 2025 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर एक FAQ CBIC ने इशू की है
और उसमें ऐसा कहा गया है कि एक बार अगर आपने ये डिक्लेरेशन फाइल कर दिया ऑप्ट इन का, तो वो सक्सीडिंग पीरियड के लिए भी वो गिना जाएगा, वो परपेचुअल गिना जाएगा। जब तक आप ऑप्ट आउट नहीं करते हैं तब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइल डिक्लेरेशन एवरी ईयर, रादर आपको फाइल करना ही नहीं है। एक बार आपने ऑप्ट इन कर दिया है तो सिर्फ ऑप्ट आउट करना है, तब जाके आपको ये डिक्लेरेशन फिर से फाइल करना है। थर्ड, कैन आई चेंज माई स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस स्टेटस मिड ईयर। मैंने फरवरी या मार्च 2025 में डिक्लेरेशन ऑप्ट इन का फाइल कर दिया। अब मुझे लग रहा है कि ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, कस्टमर को मेरा फूड महंगा पड़ रहा है, 5 ही जगह पे 18% में चार्ज कर रहा हूँ, और फिर मुझे अब लग रहा है कि ये मुझे चेंज कर देना चाहिए। अभी भी आज यहाँ से पूरे 11 साढ़े 11 महीने बाकी है, तो क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। एक बार आपने ऑप्ट इन कर दिया और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। आपके पास नेक्स्ट ईयर जनवरी से मार्च के अंदर ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन है। आप नेक्स्ट ईयर ऑप्ट आउट का डिक्लेरेशन फाइल कीजिए और फाइनेंशियल ईयर 26-27 से ही आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हो। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपके लिए रास्ता बंद है। फोर्थ क्वेश्चन, आई हैव मल्टीपल होटल्स अंडर वन GSTN, हाउ डू डिक्लेरेशन वर्क। बहुत सारी होटल्स की ऐसी चेन होती है कि एक लग्जरियस चेन होती है, एक इकोनॉमिकली चेन होती है। तो फॉर एग्जांपल, या फिर मेरी दोनों इकोनॉमिकल है या दोनों लग्जरियस है, तो मुझे मेरे कंपनी के अंदर 5 अलग अलग होटल्स है और मुझे उसमें से 3 में ऑप्ट इन करना है और 2 में नहीं करना है, या मेरे एक बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस में है और बाकी के 4 में से मैं 2 को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, बाकी 2 को सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, ऑप्ट इन में सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ। तो ईच प्रीमाइसिस आर सेपरेट प्रीमाइसिस और आपको सारी प्रीमाइसिस के लिए अलग अलग ऑप्शंस है। आप जितनी प्रीमाइसिस में ऑप्ट इन करना चाहते हो, ऑप्ट आउट करना चाहते हो, वो सेपरेट लेटर आपको डिक्लेरेशन देना है। एक प्रीमाइसिस में अगर आप ऑप्ट इन करते हो तो इट इज नॉट नेसेसरी क्योंकि बाकी की सारी होटल्स के लिए ही आपको ऑप्ट इन करना है। तो यहाँ पे भले कंपनी एक है लेकिन प्रीमाइसिस अलग अलग है, तो हर प्रीमाइसिस के पास खुद का राइट्स है कि उसको कौन सा रेट फॉलो करना है और कौन से मेथड में आगे जाना है। द फिफ्थ, न्यू लग्जरी होटल ओपनिंग इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 which has rooms value above 7,500, opt-in declaration mandatory। एक 5 स्टार 7 स्टार होटल बनी 2025-26 में जिसके सारे रूम 7,500 को क्रॉस ही कर रहा है, तो 26-27 से तो मुझे वैसे भी लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है 25-26 का, तो 26-27 से तो मैं बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाइड में फॉल हो जाऊंगा। लेकिन 25-26 के लिए क्या मुझे ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फाइल करना है? तो इट इज नॉट नेसेसरी। 24-25 का टर्नओवर आपका 0 है, तो बाय डिफॉल्ट आप स्पेसिफाइड में फॉल नहीं होगे, भले ही आपके करंट ईयर के सारे रूम 7,500 से क्रॉस क्यों ना कर रहे हैं। तो अगर आपको क्रेडिट लेनी है, 18% में जाना है, तो आपको ऑप्ट इन डिक्लेरेशन फाइल करना है, भले ही आप लग्जरियस रिसोर्ट के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर फॉल होते हो और आपके सारे रूम 7,500 से क्रॉस क्यों ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे नए होटल्स हैं और उसके 7,500 से महंगे वाले रूम है, तो वो बाय डिफॉल्ट स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस की डेफिनेशन में नहीं जाते हैं। और अगर ये 15 दिन के अंदर डिक्लेरेशन सबमिट करना रह गया तो ये होटल्स 18% विद ITC का बेनिफिट एंजॉय नहीं कर पाएंगी और ये 5 स्टार 7 स्टार होटल्स के रेस्टोरेंट को बाय डिफॉल्ट 5% के अंदर शिफ्ट होना पड़ेगा। 6, हु विल पे GST ऑन रेस्टोरेंट सर्विस व्हेन फूड इज डिलीवर्ड बाय ई-कॉमर्स ऑपरेटर। रेस्टोरेंट्स होती है, होटल्स होती है, तो उसके अंदर जोमेटो, स्विगी ई-कॉमर्स ऑपरेटर है, तो इसमें GST की लायबिलिटी कौन पे करेगा? तो इसका आंसर ये है कि जो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, जो फूड जोमेटो स्विगी थ्रू सेल होता है, उसमें पहले भी सेक्शन 95 के हिसाब से जोमेटो एंड स्विगी ही GST पे करता था। तो स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। अब जब 18% GST का रेट एप्लीकेबल होता है, तो और वो वाला जब जोमेटो और स्विगी ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू आप सेल करते हो, तो वहां पे रेस्टोरेंट को खुद पे करना रहता है। अब यहाँ मतलब स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस के अंदर रेस्टोरेंट है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर GST पे नहीं करेगा, एंड अदर देन स्पेसिफाइड प्रीमाइसिस है तो ई कॉमर्स ऑपरेटर GST की लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। तो हमको यहाँ पे इतना सिंपल याद रखना है कि अगर आप 5% क्राइटेरिया में फॉल होते हो और आपका फूड ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सेल हुआ है, तो वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर GST कलेक्ट करके पे करेगा। और अगर आप 18% रेस्टोरेंट के ऊपर GST कलेक्ट कर रहे हो विथ ITC, तो वहां पे जोमेटो एंड स्विगी
मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे नहीं करेगा, रेस्टोरेंट खुद को ही जीएसटी कलेक्ट करके पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आईटीसी भी लेनी है और वो डेफिनेशन से भी बाहर चला जाता है, उसके क्राइटेरिया के बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे हमको सिंपल याद रखना है कि 5% है और ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो ई कॉमर्स पे करेगा, और 18% है तो भले ही ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू सेल हो रहा है लेकिन रेस्टोरेंट खुद जीएसटी लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा। 7th क्वेश्चन, व्हेन फूड इज सर्व्ड इन अ बैंक्वेट हॉल और ओपन गार्डन विच जीएसटी रेट विल अप्लाई। जनरली क्या होता है, बैंक्वेट हॉल के अंदर हम जाते हैं तो पर प्लेट का इनवॉइस बनता है कि 1100 रुपए की प्लेट, 1500 रुपए की प्लेट, तो इट इज नथिंग बट अ फूड सर्व इन रेस्टोरेंट। तो यहां पर जो रेट आपका रेस्टोरेंट का है, मान लो कि स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में वो प्लेस फॉल हो जाती है तो बैंक्वेट के ऊपर 18% लगेगा बैंक्वेट के डाइन इन के अंदर। और अगर वो होटल स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस के अंदर फॉल नहीं होती है, प्रीमाइसेस स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस नहीं है और उसकी रेस्टोरेंट के ऊपर भी 5% का रेट एप्लीकेबल रहता है, तो ये भी रेस्टोरेंट का ही नेचर गिना जाएगा। और ये वाले सिचुएशन में बैंक्वेट हॉल के फूड के ऊपर पर प्लेट के ऊपर भी 5% जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा। तो हमको सिंपल इतना याद रखना है कि रेस्टोरेंट अगर 18% में है तो बैंक्वेट 18% में, रेस्टोरेंट 5% में है तो बैंक्वेट 5% में। और सिमिलर सिचुएशन इज ऑल्सो फॉर दी ओपन गार्डन। लास्ट क्वेश्चन, I have not charged for any room above 7,500 during preceding financial year। मतलब 24-25 में मैंने एक भी रूम 7,500 को क्रॉस नहीं किया है। And I want an advice, what should I do? Should I file declaration or shift to 18% or continue with 5%? Which is beneficial for me? ये क्वेश्चन आज की डेट में मैक्सिमम पूछा जाता है, क्योंकि जो होटल 7,500 से ऊपर है उनके पास तो ऑप्शन है ही नहीं, उनको तो बाय डिफॉल्ट 18% में ही जाना है। लेकिन जो होटल 7,500 से कम रूम वाले हैं तो उनको ये क्वेश्चन आता है कि मुझे 18% में अब जाना चाहिए या मुझे 5% में कंटिन्यू करना चाहिए। तो आंसर हर होटल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ होटल्स की खुद की प्रीमाइसेस होती है जहां पे रेंट के ऊपर जीएसटी पे ही नहीं करना होता है, कुछ की ऐसी होती है जहां पे मुझे जीएसटी की कॉस्ट हो रही है। तो जनरली अभी तक हमने जितना रिसर्च किया है हमने यही आंसर पाया है, लुकिंग टू द वॉल्यूम ऑफ द आईटीसी, के 18% की जगह पे 5% में जाना ज्यादा एडवाइजेबल है। लेकिन ये ब्लैंकेट रूल हर होटल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आईटीसी का वॉल्यूम, बहुत सारे जो वेजिटेबल्स है मैक्सिमम वो टैक्स फ्री परचेज होती है होटल्स के अंदर। तो सेल के ऊपर 18 में जाना कस्टमर को और बिल बढ़ा देता है। उससे अच्छा है कि आप क्रेडिट को छोड़ दो और आपके रेट 7, 8, 10% बढ़ा दो, तो आपका खुद का प्रॉफिट बढ़ेगा। आईटीसी का बेनिफिट इतना ज्यादा नहीं रहता है। दिस इज ओवर कैलकुलेशन इन अवर क्लाइंट्स। तो ये लेकिन ब्लैंकेट रूल सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन आप हाँ ऐसा स्टैंडर्ड मानो तो मेरा ऐसा मानना है कि 5% जो पुरानी सिचुएशन थी वही ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन उसके अंदर एक कैलकुलेशन रहता है कि 5% जो रहता है उसके सामने आईटीसी नहीं मिल रही है। तो जीएसटी के अंदर एक रूल 42 एंड रूल 43 करके है, जहां पे जितना आपका टर्नओवर एग्जम्प्ट है या ऐसा टर्नओवर है कि जिसके सामने आईटीसी नहीं मिल रही है, तो वो कॉमन क्रेडिट आपको प्रोपोर्शनल टू दैट एक्सटेंट रिवर्स करनी है। तो वो एक कैलकुलेशन एवरी मंथ आपके कंसल्टेंट को, आपके अकाउंटेंट को करना रहेगा, ईयर एंड पे भी करना रहेगा। तो एक कैलकुलेशन पैरामीटर बढ़ाएगा ये वाला 5% वाला रेट। लेकिन अगर हम होटल के या कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जनरली 5% में ही कंटिन्यू रहना ज्यादा एडवाइजेबल हमको लगता है। लेकिन ये सबके ऊपर सेम एप्लीकेबल नहीं है। होप बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे थे आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।